यार तुम ठीक है। मैं विशेष टिप्पणी वाला हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज एपिसोड 70 में हम लगभग 20 मिनट देरी से हैं क्योंकि आज नेटवर्क ने बहुत परेशान किया है। और हमारे जो आज के गेस्ट थे वो जौनसार बाबर से उत्तरकाशी के दूरस्थ त्यूनी इलाके से थे, पूरन चौहान जी, बिल्कुल बॉर्डर के पास। तो वहाँ मौसम बहुत खराब होने के कारण वहाँ नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आज वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन हम आज भी बात करेंगे शिक्षा और उससे जुड़े मुद्दों पर, रोज की तरह। और आज बहुत खास दिन है। आज अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो आज उत्तराखंड के लीजेंड कहे जाने वाले यहाँ के जन कवि, आंदोलनकारी, विचारक, लेखक, कवि, अभिनेता, निर्देशक और बहुत सारी उपाधियां उनकी हैं। और सबसे बड़े वो इंसान थे गिरीश तिवारी गिरदा। उनकी पुण्यतिथि है आज 22 अगस्त को। तो आज हम श्रद्धापूर्वक गिरदा को याद करेंगे, उनसे जुड़े कुछ संस्मरणों पर, उनके और बहुत सारी उपलब्धियों पर बातचीत करेंगे। और साथ में आज विश्व लोक गाथा दिवस है और लोक गाथाओं पर कुछ चर्चा करेंगे। तो रोज की तरह हमारे साथ श्री गिरीश चंद्र जोशी जी हैं, सीसीआरटी के पूर्व निदेशक दिल्ली से। और साथ में हमारे साथ मुकेश प्रसाद धुआ जी हैं ऋषिकेश से लाइव। तो आप लोगों का स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका भी आभार। नमस्कार, प्रणाम साहब, कैसे हैं कैसे? बस ठीक। तो आज हम सर सबसे पहले गिरदा को श्रद्धांजलि देते हैं। गिरदा का एक अलग स्थान था, अलग महत्व था हमारे उत्तराखंड के, अगर हम संदर्भ में बात करें। कल कविता जी ने कहा था उन्हें कि तो है? कोई बात। आप मिले होंगे सर गिरदा से कभी, गिरीश तिवारी? हाँ, मैं मिस किया थोड़ा सा। मैं 2 बार उनको हल्द्वानी गया था, वो निकल पड़े थे यात्रा में, मुझे पता था नहीं। हाँ, इसलिए थोड़ा मिस किया। लेकिन जो भी मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनकी रचनाओं को पढ़ा, वो इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट अमेजिंग। बिल्कुल धरती से जुड़े हुए, जैसे मतलब कई नजर आते हैं ना, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी हो गए, वो जिनको हमने अभी हम अपने शो में जिनको पद्मश्री मिला था, पेन्यूली जी या रोतेला जी, ना, ऐसे लोग जो हैं वो मतलब उनको देखते ही श्रद्धा से सिर नीचे झुकता है। वो ये होता है कि हाँ, मतलब दे हैव डन, वो उन्होंने अपना कार्य निभाया। धरती पे अवतरित होने का जो दायित्व उन पर था वो उन्होंने खूबी निभाया है। तो हम तो सोचते हम तो नाचीज हैं, हम तो मतलब उनके दर्शन ही करने, आशीर्वाद पाने, वही बहुत है। कि जैसे मैंने कहा ना, कर्नाटक एक बहुत, चूंकि फोकलोर डे है, कर्नाटक के बहुत बड़े, बहुत ही बड़े मुकेश बहुगुणा जी एक शख्सियत हुए, शिवराम कारंत। एक तो बीवी कारंत साहब थे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर थे। बीवी कारंत की बात नहीं कर रहा, शिवराम कारंत जी की बात कर रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो इतने सात्विक और इतने मतलब कहना चाहिए देवीय पुरुष थे कि उन्होंने आज से करीब 25-30 साल पहले मेरे सिर पे ऐसे हाथ फेरा था। एक प्रोग्राम में हमने उनको बुलाया था और खूब सारे टीचर पूरे देश से आ गए थे और माइक फेल हो गया। माइक आज की तरह जैसे इंटरनेट फेल हुआ वैसे माइक फेल हुआ। और वो माइक फेल होने से क्या हुआ कि वो हम घबरा गए। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, कहते आप दिल्ली से आए हैं जोशी जी? मैंने कहा हाँ जी। कहते बेटे घबराओ मत। उम्र काफ़ी हो गई थी उनकी। कहने लगे घबराओ मत। मैंने कहा मतलब? कहते नहीं नहीं मैं बोल सकता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 500-700 दर्शक थे उस हॉल में, पूरा भरा हुआ था। और लास्ट के जो रो थी वहां तक उनकी आवाज ऐसे आ रही थी जैसे मैं बोल रहा हूँ। ये फोकलोरिस्ट जो आर्टिस्ट होता है उसकी ये शान जान होती है। मतलब देवी आशीर्वाद था उनको, तो मैं हमेशा मानता हूँ, रोज याद करता हूँ। मैं सोचता हूँ यार वो कैसे उन्होंने सिर पे ऐसे हाथ फेरा। ऐसे ही मतलब कई बार आपको देवी अनुभूतियां हो जाती है ना चलते चलते। आपको तो, आप तो देवभूमि में रहते हैं, आपको तो हर रोज होती होंगी ऐसे लोग। मैं कांचीपुरम में था। कांचीपुरम में शंकराचार्य जो कांची मठ है उसके आजकल तो शंकराचार्य वीरेंद्र स्वामीगण है, उससे पहले जैन सरस्वती थे, परमाचार्य होते थे गांधी जी के समकालीन थे।
वो परमाचार्य की जयंती जो थी 100वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलर्स आए थे, संस्कृत स्कॉलर्स, और मिलने के लिए उनको छू नहीं सकते। अब शंकराचार्य को वहाँ ये प्रथा है कि आप छू नहीं पाते हैं उनको, तो मैंने गलती से उनको टच कर दिया, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने मेरे सिर पे ऐसे हाथ फेरा, तो मैंने कहा वाह यार, ये तो आनंद आया। मतलब बाद में मुझे कहा भी गया कि आपने ऐसा क्यों किया करके, मैंने कहा नहीं, अचानक हो गया, मैं क्या करता। तो ये कलाकार जो मतलब ऐसे देवी वो होते हैं ना, तो गिरधा भी मेरे को लगता है उन लोगों में से ही होंगे। जैसे कल हम बात कर रहे थे नेगी जी की, मतलब नेगी जी अब आप कह रहे हैं इतना श्रद्धेय नाम है और इतना बड़ा नाम है, तो वो शुरू शुरू में तो उनको ये लगता है पॉपुलरिटी होती होगी ना ऐसे आदमी की कि मेरे को अब समाज में ऐसे बन के रहना है, तो बाद में दे अचीव ये स्टेटस, वो एक स्टेटस अचीव कर लेते हैं जिसमें जिसमें उनको देवीपन कहना चाहिए वो हासिल हो जाता है, वो उनका आशीर्वाद होता है। चंडीदत्त शुक्ल जी, चंडीदत्त शुक्ल है ना उनका नाम, हाँ, उनको गांधी पीस प्राइज मिला था गढ़वाल से, जो है सिद्धलाल भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, हाँ चंडी प्रसाद भट्ट जी। ऐसे राष्ट्रपति भवन में चंडी प्रसाद भट्ट जी से मुलाकात हुई, और वो भी मतलब कहना चाहिए यार विभूति थे, विभूति जिनको कहना चाहिए। हम खुशकिस्मत हैं कि वो इन लोगों के दर्शन हमको मिले। उनको गांधी पीस प्राइज मिला था, लेकिन इतने हम्बल, राष्ट्रपति भवन में भी इतने हम्बल, मतलब देख के लग ही नहीं रहा था यार कि ऐसा इंसान भी हो सकता है। जब वो उनकी कल्पना हमने देखी तो पता चला गांधी जी कैसे होंगे। मेरा शांत है, ये मेरा सौभाग्य है सर कि ये चंडी प्रसाद भट्टी, गिरधा वगैरह सब मेरे हमारे पारिवारिक मित्रों में से हैं, पिताजी के मित्रों में से हैं। अरे वाह, ये सब मेरे घर में आते हैं जाते थे जब। क्या बात है, क्या बात, और क्या वो जैसे होता है जब शर्मा जी याद कर रहे हैं सर जी, इसको जी अतुल शर्मा जी देहरादून से हैं, जनकवि और गिरधा के साथ काफी रहे हैं, गिरधा को स्मरण कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी भी याद कर रहे हैं, मनीषा टिकादार जी कलकत्ता से सबको नमस्कार कर रही हैं, और सत्य सिंह राणा जी, मनोहर चमोली जी सब लगातार हमारा इंतजार कर रहे थे। आज नेटवर्क की दिक्कत के कारण उड़ीसा से नागबेन सोयन जी हैं, जय जगन्नाथ, बहुत सारे जी। मनमोहन चौधरी जी तो वही है ना जिन्होंने, जिनके साथ हमने, ये मनमोहन चौधरी जी वही है जी, वही है जिनके साथ यात्रा पे जाना है, यात्रा पे भी जाना है जिनके साथ। जी जी वही है, जी जी वही है, वही है। ये तो कमेंट करते हैं वो जी। बहुगुणा जी बोलिए सर। अतुल शर्मा जी आ रखे हैं, तो अतुल शर्मा जी के बारे में थोड़ा मैं बाकी दर्शकों को जानकारी दे दूं कि अतुल शर्मा जी लगभग दूसरे गिरधा हैं, अभी युवा गिरधा कह सकते हैं उनको। इनको उत्तराखंड के जलपोई भी कहा जाता है, और जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चला था, लड़के लेंगे भिड़ के लेंगे उत्तराखंड, ये एक प्रकार से राज्य गीत बन गया था। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पे जुबान पे इनके गीत हुआ करते थे। बहुत सारे तो आंदोलन जो गीत है वो आंदोलन में इनके प्रयोग होते थे, और आज भी ये सड़कों पे उतर करके कभी भी किसी भी कोई भी आंदोलन होता है, चाहे वो पानी का आंदोलन हो, चाहे वो जंगल का आंदोलन हो, चाहे वो जमीन का आंदोलन हो, हर आंदोलन में अगर अतुल शर्मा जी व्यक्तिगत रूप से पहुंच जाते हैं और अपना योगदान देते रहते हैं। तो गिरधा की तरह फक्कड़ ये जी, मैं भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ अतुल शर्मा जी का, और उनके साथ मुझे सीखने का मौका मिला है अंजनी शरण में और देहरादून में, कई बार उनसे अच्छी मुलाकातें हुई हैं। बहुत बढ़िया कवि हैं। तो अभी हम गिरधा को याद करते हुए सर एक फिल्म चलाते हैं, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री हमने कुछ लोगों के साथ मिलकर युगमंच ने बनाई थी, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको देख पाए, अगर नेटवर्क ने साथ दिया तो मैं चला रहा हूँ सर उसको। तुम्हारे गाँव के लोग देखो चीजों में अपनी बात है, हमारे पास रोटी और साग है, खाओगे कुएं का जल है। कहाँ जाना है ड्राइवर, हमें राजधानी से अपना गाँव लाना है। ड्राइवर ड्राइवर हम हैं तुम्हारे गांव के लोग, जागो देखो
चीजों में अब भी स्वाद है, चीजों में। 10 सितंबर 1965 को अल्मोड़ा जिले के हवालबाग के पास जोड़ी गांव में पिता हंसादत्त व माता जीवंती तिवारी की सबसे छोटी संतति गिरीश चंद तिवारी था, जिसे समयांतर में जनता गिरधा के नाम से जानने, पहचानने व चाहने लगी। अपने करीब 65 साल के जीवन को गिरधा ने कई आयाम दिए। एक रिक्शा चालक, पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का अनुदेशक, नाटककार, संस्कृति कर्मी, कवि व आंदोलनकारी। मुझे तो पक्का विश्वास है कि दुनिया इन षड्यंत्रों से मुक्त होगी, धरती मनुष्य की बनेगी। चुरासी होती है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे हमारे देश की बड़ी कंपनियां हो, चाहे हमारे पूंजीपति हो, चाहे हमारे सरकार हो, चाहे हमारे राजनेता हो। मुझे राम कह रहा हूँ, मुझे पक्का विश्वास है। कहता हूँ जो खाली लेकिन गिरधा जिस ढंग से जिया, उसे हम अगर एक ही नाम है तो वो नाम होगा आदि विद्रोही। एक ऐसा शख्स जिसने बगावत की, हर बुराई के खिलाफ, समाज की, राज सत्ता की मनमानी के खिलाफ बगैर डरे और खर्च परवाह किए बगैर लड़ते रहना गिरधा की फितरत बन गई। उत्तराखंड के 3 प्रमुख आंदोलन, वन बचाओ आंदोलन 1977, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन 1984, उत्तराखंड के आंदोलन 94 के बगैर समझे नहीं जा सकते। लेकिन पानी, जंगल और जमीन समेत किसी भी मसले को लेकर जहां कहीं भी आंदोलन हुए, गिरधा खुद या उसके गीत वहां मौजूद रहे। गीत जो कमजोर, दबे कुचलों में उम्मीद जगाते थे, परिवर्तन की आस बढ़ाते थे। हिमालय के लिए नहीं, अपने लिए जागो, इसलिए हिमालय है। आज हिमालय सबने के ढचूं तो, अरे जागो जागो म्यारा लाल, दियो हमारी लाली, दियो प्रख्यात गौरव कवि गौरदा से प्रभावित था और उनके हिमाद तुमन के धतियो छो मैं उसने कई बंद जोड़ इसे समकालीन समस्याओं पर जोड़ करने का औजार बनाया, जो जन जन की चेतना में समा गया। अरे नीचे खोटी खोटी मेरी बात, देखो माते और देखी है नजारी, देखो छोटी मेरी बात, अरे बेटी करो मारी बयान, पत्थर में डाली बेटी बेटी संगीत गीत सुर पे उर्दू के
इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज को कुमाऊनी में ढालना और उनकी नज़मों को जन आंदोलन का हथियार बनाना गिरदा का ही काम था। सबके साथ साथ गिरदा पूरे जीवंत रूप में थिएटर, होली व लोक गायन परंपरा से जुड़ा रहा। परेशान थे कि इस अंदाज का संगीत कहाँ पर से निकाला जाए। यहाँ तक गया पूरा संगीत, सारे अंधारियों का संगीत इसी पर झूलता रहा। ओ मेरा मालिक रे कशीक सादले, ओ मेरा मालिक रे कशीक सादले, कशीक बादले समसानी को भूता बर्बादी याद लो को गावा, टुकड़े टुकड़े हो बिखर की मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। बर्बादी याद लो दोपहरी को गावा, टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब सब समाप्त होना है। हालांकि यहाँ भी संस्कृति का निर्माण व सामाजिक बदलाव का संदेश देने की रही। बाजारू संस्कृति व छिछोरेपन के इस दौर में भी गिरदा जन संस्कृति के निर्माण की ओर सक्रिय रहा। कुमाऊं के स्वनाम धन्य लोक गायक मोहन सिंह बिठागाड़ी के गीत ऋतु कौनी भवत कूड़ा पर प्रचार प्रसार गिरते ही होठों से अरे जब नगर को, इस उत्तराखंड को, पूरे देश को, और
बदलने की लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जानी है। इस सच्चाई को गिरदा ने समझा। उसने जाना कि शिक्षा प्रणाली को जड़ से बदलना जरूरी है। शिक्षा बड़ी दुष्ट चीज है। आज अब बोल रहा हूँ मैं आप लोग, आज संसार में दुष्ट से दुष्ट आदमी सबसे ज्यादा शिक्षित है। तो यहाँ से बात शुरू होती है मित्रों, भाषा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, ये सवाल इसके हाथ में है। संसार में सबसे बदमाश आदमी सबसे ज्यादा शिक्षित मिलेगा आपको। आज सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा डिग्रियां बेच रही है। ये बात आप माने या न माने, इससे आप अधिक जानते हैं। जहाँ न बढ़ता तो स्कूल हमारा, शिक्षा ऐसी भी न हो जाए कि कोई बड़े आपके कंधों में। जहाँ न बढ़ता करना तो ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न परिवार का कोई ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न काम खाए ऐसा हो हमारा, और जहाँ न भाषा खाए ऐसा होता है। 9 करोड़ का बदल रहा है की बात को जानने के लिए लोग को समझो। मगर समाज हर समय आंदोलित नहीं रहता। शिथिलता व जड़ता के दौर आते हैं, मगर गिरदा की कलम ऐसे चलती रहती और व्यवस्था पर चोट करती रहती। आंबुबू ऊंची गदगदानी ऊंची, कौशिक की ऊंची पिनाच ऊंची, रामनगर ऊंची, मेरी कोशी हर के कुछ। ये संस्कृति ऐसा उसकी कोशी के बारे में लोग धारणा ये कौशिकी कहलाती थी। कौशिक ऋषि की आंबुबू ऊंची, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे दादा दादी कहते थे, दादा दादी कहते थे। कौशिक की कहलाती थी, क्या इखलाती आई थी रामनगर आज उसके गीतों के दिन लोग जीवन से आए, जनता की जुबान व्यक्त हुए और तो गीत बन गए। जनता उसके गीतों को दोहराई, उनसे सुर मिला। मगर 23 अगस्त 2010 को एक अजीब बात हुई। गिरदा के पीछे आज भी अपार समुद्र, गिरदा के गीत भी हवा में चुर थे, मगर गिरदा का खामोश था। गिरदा वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो हम प्रदेश के लोगों के दिलों में थे और आगे भी जिंदा रहेंगे। गिरदा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।
उत्पादन न होने का मतलब शायद यही है, जब कभी भी पहाड़ के हितों की आवाज उठेगी, गिरदा की कमी हमेशा रहेगी, लेकिन उनके गाए गीत और कविता हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। राहुल सिंह शेखावत, ईटीवी न्यूज़, नैनीताल। वक्त जाने में कुछ नहीं लगता, वक्त आने में वक्त लगता है। गिरदा चल दिया, मगर समाज को बदलने के लिए लड़ने वाले उसे जाने ही देंगे। गिरदा खुद भी कहता गया, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसी मोड़ पर हो सकता है कहीं पर सड़क के किनारे बस रुकता हुआ उसको मिल जाऊं, मुझे पहचानना तो मैं। उसने वादा किया है कि वो उस सुबह को जब एक नए समाज की रचना हो रही होगी, वो मौजूद ना रहते हुए भी मौजूद रहेगा। हो जाएगा एक हो जाएगा एक तो तो ये गिरदा पर एक डॉक्यूमेंट्री थी सर, जो युगमन के सौजन्य से हमने देखी। उनके प्रति आभार। युगमंच ने फिल्म बनाई थी सर, और इसमें जगह जगह से गिरदा के जो संवेदनशील हिस्से थे उनके जीवन के, वो जोड़ के एक शानदार उन पर एक डॉक्यूमेंट्री थी। और मैं जितनी बार इस फिल्म को देखता हूँ, मेरी आंखें हमेशा नम रहती हैं, गिरदा को याद करते हुए, उनके साथ गुजारे हुए पलों को याद करते हुए। और ऐसा ही कुछ हमारे एक शिक्षक साथी जो शो में भी थे, बाल साहित्यकार मनोहर चमोली, मनु जी लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि टीचर शो की संवेदनशीलता देखते ही बनती है। गिरदा को याद कर आयोजकों ने साबित कर दिया कि यदि समाज में संवेदनशीलता बची है तो उसके सबसे बड़े पैरोकार शिक्षक ही हैं। सलाम जनकवि गिरदा को और आप सभी को भी। चमोली जी, आपको भी सलाम, और बाकी सारे साथियों को जो इस शो में लगातार बने हुए हैं, गिरदा को हमारे साथ याद कर रहे हैं। और मनमोहन चौधरी जी लिख रहे हैं, गिरदा के साथ अंधा युग, होली और दिशा में कुली बेगार आदि नाटक उन्होंने किए, और वो भी याद कर रहे हैं लगातार गिरदा को, मनमोहन चौधरी जी। साथ में मनोहर चमोली जी सर, मनोहर चमोली जी ने एक प्रश्न भी पूछा है कि उनको जन कवि का दर्जा क्यों दिया जाता है, वो बात कर रहे हैं सर। हाँ। उससे पहले उनका दूसरा प्रश्न है, उससे पहले जो उन्होंने प्रश्न पूछा वो है कि गिरदा को याद करते हुए एक बात जहन में आ रही है कि क्या नई पीढ़ी के भी संस्कृति कर्मी गिरदा की परंपरा के समाज दिखाई देते हैं। चमोली जी, बहुत अच्छा आपने ये जिक्र छेड़ा है, और बहुत सारे लोग हैं जो गिरदा की परंपरा के संभाग है नई पीढ़ी में। अतुल शर्मा जी का भी जिक्र चल रहा था थोड़ी देर पहले,
बगुआ जी ने उनका जिक्र किया, वो गिरधा की ही परंपरा के संवाहक है। नरेंद्र सिंह नेगी जी काफी हद तक जनगीतों के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं, वो उसी परंपरा के संवाहक हैं। और अगर गद्य की बात की जाए तो हमारे साथ बैठे हुए मुकेश बगुआ जी भी जो है उसी परंपरा के संवाहक हैं, निडर नहीं निर्भीक नहीं और लोगों को नहीं काम नहीं कर रहे हैं। ये अतिशयोक्ति मत करिए, ये अतिशयोक्ति हो जाती है, अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब अतिशयोक्ति नहीं सर, क्योंकि लोग उस तरह के लोग नए कवि लगातार लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, किसके नाम लें और किसके ना लें, जो गिरधा को अपना आदर्श मानते हैं और गिरधा के पच्चनों पर चलने की कोशिश करते हैं। कोई कितना भी कुछ कर ले, दूसरा गिरधा कोई हो नहीं सकता, ये तय है, लेकिन उनके पच्चनों पर चलते हुए हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ बेहतर करें समाज के लिए। और उनका अगला प्रश्न सर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा कि गिरधा को जनकवि क्यों कहा जाता है, उन्हें लोक कवि और व्यावसायिक कवि से ऊपर का दर्जा क्यों मिला। तो सर मैं इस बारे में थोड़ा सा अपने विचार ये रखना चाहता हूँ कि गिरधा ने कभी पैसे के लिए नहीं लिखा। गिरधा ने लिखा गरीब आदमी के लिए, गिरधा ने लिखा दमों के लिए, कुचलों के लिए, जो सबसे नीचे समाज का तबका है, गिरधा ने उसके लिए लिखा। गिरधा ने अन्याय के खिलाफ लिखा, इसलिए गिरधा जन कवि है। गिरधा ने जनता के लिए लिखा, इसलिए जनता के कवि हैं गिरधा। मुझे याद है सर, जब गिरधा का देहांतवास हुआ था, मैं अस्पताल में था उस दिन, मैं खुद भी एडमिट था, तो लगभग 5,000 से ऊपर लोगों की भीड़ थी सर नैनीताल में, जो आज तक कभी किसी के अंतिम यात्रा में नहीं हुई। उसमें नाव वाले थे, उसमें नेपाली कुली थे, उसमें रिक्शे वाले थे, उसमें बहुत बड़े बड़े नेता विधायक भी थे। समाज का हर तबका गिरधा की अंतिम यात्रा में था, इसलिए गिरधा जन कवि कहलाए, लोक के कवि कहलाए। मित्रों, द टीचर्स शो के एपिसोड 63 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये उनकी ताकत थी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उनकी ताकत थी गिरधा की कि वो जनता के कवि कहलाए। हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा और भव्य। ये क्या हुआ? ये वो मेरे ख्याल है दूसरे वाले मोबाइल में चल रहा होगा, तो वो आ गया, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे। अभी जो मनोहर चमोली ने जो सवाल किया था कि कौन तय करता है कि लोग, कौन तय करता है ये जन कवि है, कौन तय करता है दरबारी कवि है, ये कोई व्यक्ति स्वयं से तय नहीं कर पाता, ये तो समाज तय करता है। कोई व्यक्ति खुद नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ, बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। वो तो देखने वाले जो जनता है वो बताती है, और आने वाला समय तय करता है। तुलसीदास ने कभी नहीं कहा, कबीर ने कभी नहीं दावा किया, कोई दावा खुद नहीं कर सकता इस बात का। और अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको खलील जिब्रान की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ सर। बिल्कुल, खलील जिब्रान लेबनान और सईद के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, कलाकार हुए हैं, पेंटर, ही वाज पेंटर, है ना, वो गायक भी थे, कवि भी थे और दार्शनिक भी थे। तो वो अपनी एक कहानी में लिखते हैं सर कि दो कवि गुजर रहे थे किसी रास्ते से, और वो रास्ते आपस में एक जगह पे कहीं क्रॉस करते थे। तो दोनों, जब एक बड़ा कवि था, महान कवि जो दरबार, राजा के दरबार में काम करता था, दूसरा छोटा कवि था, ठीक है सर। तो बड़े कवि ने छोटे कवि को पूछा कि भाई तुमने कुछ लिखा है क्या? उसने कहा हाँ साहब लिखा तो है, लेकिन मैं आपके सामने कैसे सुनाऊं, आपने तो जरूर कुछ लिखा होगा। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, ये देखो मैंने अपना एक खाना निकाला, उसमें से बड़े बड़े बहुत सारे पन्ने निकाले, मोटी सी पुस्तिका निकाली और एक बार महाकाव्य जैसा निकाल दिया कि मैं राजा के दरबार में सुनाने जा रहा हूँ। और अगले 3 घंटे तक वो अपने महाकाव्य को सुनाते रहे। ठीक सर। उसके बाद में छोटे कवि से पूछा, अच्छा तुमने तो लिखते हो यार, लेकिन कवि लिखते तो सुना दो, ऐसी कोई हर्ष की बात नहीं है। तो छोटे कवि ने झिझकते हुए 4 या 5 पंक्तियां सुना दी। यहाँ पे कहानी खत्म करते हैं। अब खलील जिब्रान कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, वो कहते हैं कि जो बड़ा कवि था उसकी किताबें आज भी लाइब्रेरी में है, जहाँ कभी कभी कोई धूल साफ करने चला जाता है। और जो छोटा कवि था उसकी कविता आज 4000 वर्ष के बाद भी लेबनान के या अरब के बच्चे गुनगुनाते हैं। यहाँ पे कहानी खत्म करते हैं। बिल्कुल। तो आने वाले मैं सर गिरधा का जोशी सर, मैं आपकी बात सुनूं, आप कहिए सर, आप कह लीजिए। जी सर, नहीं मैं गिरधा को याद करते करते सर कुछ और बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं काफी उनके साथ मुझे सौभाग्य मिला काम करने का, रहने का, सुनने का, और उनका बहुत स्नेह मुझे मिला। एक बार मुझे याद है हल्द्वानी में एक कार्यशाला मैंने की थी, सृजनात्मक लेखन कार्यशाला, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप एक बार की थी।
सन 2004 की बात होगी शायद। तो उसमें बहुत सारे युवा बच्चे हर तरह के लोग थे। गिरदा उसमें क्रिएटिव राइटिंग सिखाने आए थे नैनीताल से हमारे प्रतिभागियों को। तो दैनिक जागरण के लिए उन्होंने रिपोर्टिंग करने आशीष त्रिपाठी नाम के एक पत्रकार आए थे, गिरदा को कवर करने आए थे वो। और वो जब आए तो गिरदा तो फक्का आदमी थे, मुंह में बीड़ी, बगल में झोला लटकाए आए। उन्होंने बात की 1.5 घंटे, हम सबको बताया कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, समाज के लिए क्या लिखना बेहतर है। तो उसके बाद जब पूरा उनका सत्र खत्म हुआ, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था, बच्चों से लेकर बड़े तक सब सन्न थे। लेकिन आशीष त्रिपाठी जो पत्रकार थे सर उस समय दैनिक जागरण के, उस समय वो रिपोर्टर थे, आज वो हिंदुस्तान के संपादक हैं गोरखपुर में। इस समय वो आशीष त्रिपाठी अगर इस शो को देख रहे सुन रहे होंगे तो वो हिंदुस्तान के संपादक हैं गोरखपुर में। तो आशीष त्रिपाठी जो उस दौरान मेरे पास आए, मेरे कान में उन्होंने पूछा, भट्ट जी इनको भी पद्मश्री मिला कि नहीं मिला गिरदा को? तो मैंने कहा आशीष भाई ये पद्मश्री से बहुत ऊपर है, पद्मश्री जिस तरह से मिलता है ये उस तरह के कभी नहीं है, ये लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो अगले दिन सर आशीष ने जो कैप्शन लिखा वो बहुत कमाल था, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा जी। उन्होंने कहा गिरदा के बारे में कि किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा। ये शायद भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं जहां तक मुझे ध्यान है, कि किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था और सर झुकाए बैठा था। क्या बात, वाह। तो गिरदा का कद आसमान जैसा था और वो छोटी छोटी इन पुरस्कारों से, इन सम्मानों से बहुत ऊपर थे गिरदा। और गिरदा का जितना दखल कुमाऊं के सांस्कृतिक क्षेत्र में था उतना ही दखल गढ़वाल में भी था सर, उतना ही वो वहाँ का भी जानते थे, उतना ही वहाँ का भी सुनाते थे। हाँ, वो लिखा किसी ने कि कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल का भी हर व्यक्ति उनसे परिचय था। कल कविता जी ने जिक्र किया, कविता जी कहाँ तुंगनाथ के रास्ते में है, और वो जिक्र कर रही थी गिरदा का। कविता जी जो कल आई थी वो तुंगनाथ के कहाँ किसी स्कूल में है और गाती है, वो गिरदा की कविता गा रही थी, बताइए। तो गढ़वाल में भी है, कुमाऊं में भी है जी। गिरदा की बहुत सारी किताबें आई जब वो जीवित थे, बहुत छोटी छोटी, लेकिन उनके मृत्यु के बाद पहाड़ ने उसके 3 उनके लिए खास विशेषांक निकाले सर। एक ये मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये पहाड़ का विशेषांक है, ये पूरा गिरदा पर ही केंद्रित किया था उन्होंने, पहाड़ ने। हमें तो मिलता ही नहीं यार, ये दिल्ली में नहीं मिलता, खरीद लीजिएगा मेरे लिए जरा, ये हो सके तो। गिरदा के आयाम करके ये है पहाड़ का 19वां अंक। और गिरदा पर तो अलग उन्होंने अंक निकाले, ये है नगाड़े खामोश है। क्या खामोश है? नगाड़े खामोश है। जी जी, ये उत्तराखंड उनके गद्य और नाटक है, इसमें नगाड़े खामोश में गिरदा के गद्य और नाटक संकलित है। और तीसरी जो किताब है ये है जैता एक दिन तो आलो। इसमें गिरदा के काव्य हैं, इसमें गिरदा की कविताएं हैं, और उनके जो और छोटी छोटी रचना है वो इसमें उत्तराखंड जैता एक दिन तो आलो में। बहुत अद्भुत पठनीय किताबें हैं, 3 के 3 सर, 3 के 3 बहुत पठनीय। और गिरदा ने एक जो पहले उनका एक उत्तराखंड काव्य था वो भी बहुत लाजवाब था, उसमें बहुत शानदार शानदार गीत उन्होंने लिखे थे। और चूंकि हम टीचर शो में आज उनको याद कर रहे हैं, वो मैं इसलिए याद कर रहे हैं सर कि गिरदा हमारी कई वर्कशॉप्स में टीचर्स को ट्रेनिंग देने आए। मैंने CCRT की 3 उसमें भी आते थे। जब उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार सिलेबस लिखा गया सर उत्तराखंड राज्य का अलग से, तो उसमें भी वो हम सबको गाइड करने आए कि उत्तराखंड का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। उन्होंने इस पर पूरा एक गाइडेंस किया। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि गिरदा का जो आपने सुना होगा गीत सर, गिरदा का एक गीत जो है वो 1000 शिक्षाविदों पर भारी है, एक गीत गिरदा का। ये मैं दावे से कहता हूँ, और जिसने भी वो गीत सुना है वो भी इस बात को मानते हैं कि उनका एक गीत 1000 विद्वानों पर भारी है शिक्षा के क्षेत्र में। और वो गीत है कैसा हो स्कूल हमारा, कैसा हो स्कूल जी। वैसे तो उत्तराखंड के लोगों ने तो ये गीत सुना है, लेकिन उत्तराखंड से बाहर के जो लोग गिरदा को नहीं जानते, जिन्होंने गीत नहीं सुना, मैं उनके संज्ञान के लिए आपकी अनुमति हो तो गीत सुनाना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गीत मैं सिंपली पढ़ के बता रहा हूँ। जहां न बच्चा कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा। अब गिरदा के मुंह से तो सुनते थे तो वो तरन्नुम में बड़ा कमाल गाते थे, मैं तो वैसे गा नहीं सकता सर।
लेकिन गिरधा ने जिस अनुभूति के साथ लिखा वो मुझे मालूम है, क्योंकि इसके वीडियोज भी मेरे पास हैं गिरधा के मुंह से गाए हुए। तो वो कहते हैं कि जहां न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न पटरी माथा फोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा। भयमुक्त शिक्षा की बात जो 2005 के एनसीएफ में भी आई और नई शिक्षा नीति में भी आ रही है। तो इन दो लाइनों में पूरा शिक्षा व्यवस्था का जिक्र है कि जहां न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न पटरी माथा फोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न अक्षर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा। यानी कि अक्षरों से भय न हो। आपने जो फिल्म देखी होगी तारे जमी पर, उसमें यही सीन था, अक्षर उड़ते हैं, अटैक करते हैं बच्चों पर। तो कहते हैं कि जहां न अक्षर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न भाषा जख्म उबाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा। वाह, जहां न भाषा जख्म उबाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा। आगे गिरधा लिखते हैं कि जहां प्रश्न हल तक पहुंचाए ऐसा हो स्कूल हमारा। जहां प्रश्न हल तक पहुंचाए ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां अंक सच सच बतलाए ऐसा हो स्कूल हमारा। ये कमाल की लाइन है सर। कमाल की लाइन, कमाल। ये मैं इसलिए कमाल की कह रहा हूँ कि मैं कई बार एक मीटिंग में गया था तो मुझे बताया गया कि झूठ जो है 3 तरह के होते हैं सर। एक तो झूठ होता है सिंपल झूठ, दूसरा होता है सफेद झूठ, और तीसरा जो सबसे बड़ा झूठ होता है वो होता है आंकड़े। तो गिरधा कहते हैं कि जहां अंक सच सच बतलाए हैं, कि आंकड़े ना हो झूठे, सच सच हो। जो 10 तो 10 ही हो, 10 का मतलब कुछ और ना हो। तो जहां अंक सच सच बतलाए ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न हो झूठ का दिखा हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न सूट बूट का हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा। जहां न सूट बूट का हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न हो झूठ का दिखा हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा। उसके बाद गिरधा कहते हैं कि जहां किताबें निर्भय बोले ऐसा हो स्कूल हमारा। ये बहुत बड़ी लाइन है सर, जहां किताबें निर्भय बोले, क्योंकि किताबें निर्भय नहीं है आज के दिन में। आज के दिन में किताबें शिक्षा की उधेड़ के रख दी है, इसमें शिक्षा की उधेड़ के रख दी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर कि 1000 शिक्षाविदों पर भारी ये कविता है गिरधा की। तो कहते हैं कि जहां किताबें निर्भय बोले ऐसा हो स्कूल हमारा। किताबें भी निर्भय नहीं है, किताबें भी किसी का भय है, उसी भय से लिखी जाती हैं किताबें, वही लिखा जाता है जो वो चाहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि जहां किताबें निर्भय बोले ऐसा हो स्कूल हमारा, और मन के पन्ने पन्ने खोले ऐसा हो स्कूल हमारा। जहां किताबें निर्भय बोले ऐसा हो स्कूल हमारा, मन के पन्ने पन्ने खोले ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न कोई बात छुपाए ऐसा हो स्कूल हमारा। जहां न कोई बात छुपाए ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न कोई दर्द दुखाए ऐसा हो स्कूल हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहां न कोई बात छुपाए ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न कोई दर्द दिखाए ऐसा हो स्कूल हमारा। और बहुत अंतिम 2 लाइनें हैं सर, बहुत कमाल की हैं, जो हम दौड़ रहे हैं आज 88%, 98%, 99%, उसको लेके गिरधा कह रहे हैं कि जहां अंक सच सच बतलाए ऐसा हो स्कूल हमारा। झूठ बोलते हैं। हमने देखा है कि जो हर साल बोर्ड में टॉपर होते हैं उनका नाम आगे जाके कहीं खो जाता है। वो समाज और देश के लिए दूसरा गिरधा नहीं पैदा हुआ आज तक कोई भी टॉपर। आपको याद है डोभाल जी आए थे, डोभाल जी वो क्या करते कि हमारे टाइम में जो अंक थे वो फॉरेन हाइट में होते थे, आजकल वो सेल्सियस में हो गए। सेल्सियस में हो गए, तो वही वाली बात है। हाँ जी, तो कह रहे हैं सर गिरधा कि जहां अंक सच सच बतलाए ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां प्रश्न हल तक पहुंचाए ऐसा हो स्कूल हमारा। जहां अंक सच सच बतलाए ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां प्रश्न हल तक पहुंचाए ऐसा हो स्कूल हमारा। तो ये गिरधा की बहुत ही अद्भुत कविता है सर। मतलब मैं तो इस कविता को मैं चाहता हूँ कि इसको पूरे देश के स्कूलों के लिए अनिवार्य किया जाए, और इसको पूरे स्कूलों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए अनिवार्य, टीचर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, डिप्टी डायरेक्टर्स के लिए, डीओज के लिए, उनके लिए अनिवार्य करना। बच्चे तो अपने आप, बच्चे तो मस्त मलंग नहीं, बच्चे तो अपने आप कर ही लेंगे जो करना है, लेकिन वो पॉलिसी ऐसी बने ना, वो बड़ी बात है। मेरे को एक बात याद आ रही है कि गिरधा को जो मैं समझ पाया वो ये है कि
चाहत नहीं है कोई पशेमान क्या करे। ठीक है, कोई चाहत नहीं है, जी चाहत नहीं है कोई पशेमान क्या करे, मेरे लिबास से कोई मेरी पहचान क्या करे। वाह, क्या बात है, राइट, बिल्कुल सही बात। चाहत नहीं है कोई पशेमान क्या करे, मेरे लिबास से मेरी कोई पहचान क्या करे। मैं हो के भी फकीर, मैं हो के भी फकीर, अमीरों से कम नहीं, मेरी बराबरी कोई सुल्तान क्या करे। बहुत बढ़िया। वाह वाह, कमाल सर, बिल्कुल गिरदा के ऊपर फिट है लाइन, हाँ, शक नहीं सर। क्योंकि गिरदा इतने फक्कड़ मिजाज थे कि उनके अंतिम वक्त में उनके पास खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं थे सर। नहीं होंगे यार ऐसे आदमी, तो वो क्या मुझे करेंगे। पता है क्योंकि मैं उनके बहुत नजदीक रहा लास्ट समय तक। जी बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं, जो बात आप, बोलिए सर। जो गिरदा की बात चली है, गिरदा जी की बात चली है, गिरदा जी तो खैर गुजर गए और अतुल शर्मा जी अभी जिंदा हैं। और ये बात चली है कि गिरदा बहुत फट्टा आदमी थे, अंतिम समय पे उनके पास से इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो ये शर्म की बात है हमारी। मैं अतुल शर्मा जी को भी जानता हूँ, बड़े उसमें रहते हैं वो, एक छोटे से कमरे, एक दो कमरे में चार पांच, इनका बड़ा चार पांच भाई, सब लोग इकट्ठे, भाई बहन इकट्ठे रहते हैं लोग, सादगी से सादगी से रहते हैं सब। लेकिन जिसको आज के पिछले 20-25 साल में एक नया ट्रेंड चला आ रहा है, चल गया है, जो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत तल्ख बात में कहने जा रहा हूँ कि पिछले 20-25 साल में समाज में एक नया प्रोफेशनल एक्टिविज्म आ गया है, पेड एक्टिविज्म कह सकता हूँ मैं इसको, कि लोगों ने एक्टिविज्म को अपना व्यवसाय बना लिया है। और उसके चलते गिरदा और अतुल शर्मा जैसे लोग केवल मंच के शोभा के मात्र रह गए। इनको मंचों पे बुलाया जाता है, कार्यक्रम में इनको आगे रखा जाता है, अब गहने की तरह इनको प्रयोग किया जाता है, लेकिन बाद में फिर इनको अलमारी में बंद कर दिया जाता है। ये मैं पिछले 20-25 साल से अब मैं देख रहा हूँ, और मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कह रहा हूँ। जब मैं गिरिराज जी के साथ में कई बार उनके साथ में जाना हुआ, आंदोलनों में गया, अतुल शर्मा जी के साथ में गया, और भी लोग के साथ में गया, मैंने देखा कि इन लोगों के अंदर एक पीड़ा है कि इनके जो साथी हैं वो अक्सर इनको प्रयोग करते हैं। देखो, हम इतने संवेदनशील है कि गिरदा हमारे साथ बैठे हैं, आज गिरदा हमारे बीच में आए हैं, लेकिन उनका स्वयं का जो ये जो प्रोफेशनल एक्टिविस्ट हैं, इनके अपने जीवन में और गिरदा के जीवन में या अतुल शर्मा के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मैं बहुत फिर इस बात को बहुत जोर देके कह रहा हूँ, ये पिछले 20-25 साल में चल रहा है सर। और इसमें जब ये मनोहर चमोली ने जो सवाल किया कि क्या नई पीढ़ी इस बात को भी देखती है कि गिरदा के साथी या अतुल शर्मा के साथी अपना, उनकी जीवन शैली अलग है, केवल साल में 2 या 3 दिन जब वो मंच पे होते हैं उस समय वो गिरदा के या अतुल शर्मा के करीब होते हैं, लेकिन साल में 360 दिन उनकी जीवन शैली अलग है। तो नई पीढ़ी इस बात को भी देख रही है, समझ रही है, इसलिए लोग गिरदा नहीं बनना चाहते, इसलिए गिरदा नहीं बनना चाहते। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा आज लाइव कर रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया गिरदा के बारे में सर, और लोगों को बड़ा दुख होगा ये जानकर। जब गिरदा ये 22 अगस्त को 2010 में उनका देहांतवास हुआ और वो 20 अगस्त को हल्द्वानी आए थे। तो अस्पताल में हम 3 लोग थे सर, मैं, गिरदा के अलावा मैं, गिरदा की वाइफ और गिरदा का एक भतीजा था। तो वो भतीजा रो रहा था बहुत गिरदा की हालत देख के, क्योंकि वो बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ में थे। हालांकि सुशीलाचार्य अस्पताल में बहुत बड़े बड़े लोगों के फोन पहुंच गए थे गिरदा के लिए, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े कवियों के, लेखकों, साहित्यकारों के, मैं नाम नहीं लूंगा। तो इतने फोन पहुंच गए कि अस्पताल वाला घबरा गया कि कोई वीआईपी पेशेंट आ गया, लेकिन हम करें क्या। अब अस्पताल वाले जांच कराने में तो पैसे लगते हैं ना सर, बगैर पैसे की कोई जांच नहीं होती। तो मैं गया, जैसे ही शाम को पहुंचा अस्पताल गिरदा के पास, तो गिरदा ने सर एक हाथ से मेरा हाथ थामा और दूसरे हाथ से अपनी मिसेज का हाथ थामा, और उन्होंने कहा कि तू अब चिंता मत कर, अब दिन आ गया, हम धीरे धीरे इसके पैसे तारते रहेंगे, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम धीरे धीरे इसके पैसे तार देंगे। अब ये उन्होंने इतनी बड़ी बात कही सर कि मैं समझ गया तुरंत कि मामला क्या है। तो इतने बड़े शख्स की इतनी दुर्दशा मैंने अपनी आंखों से देखी है, और गिरदा के चाहने वाले जब तक आए उनका इलाज कराने तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और मैं खुद एक दुर्घटना का शिकार हो गया, उनके नीचे वाली मंजिल में मैं खुद भर्ती हो गया था जब उनका
अंतिम समय आया। मेरा दुर्भाग्य ये था कि मैं बेड से उठने लायक नहीं था तब। मेरे पैर के ऊपर कूल्हे की पहली जोन फ्रैक्चर हो गई थी। गिरदा के इलाज की गिरदा के दौरान हुई थी वो। एक ऑटो से मैं, उनकी पत्नी और उनके एक मित्र नहर में गिर पड़े थे तब, और उसके अगले दिन उनका जो है निधन हो गया। तो वो बहुत दुखद घटना थी। इसीलिए कोई गिरदा नहीं बनता। बिल्कुल बहुगुणा जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो समाज के लिए सोचते हैं, तो समाज की जिम्मेदारी है कि समाज उनके लिए सोचे। लेकिन समाज इतना संवेदनहीन हो गया है, इतना संवेदनहीन हो गया है कि अगर कोई आंदोलनकारी आता है, समाज के मुद्दों पर लड़ता है, तो लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए लड़ा होगा, हम क्यों जाएं। और यही कारण है कि कोई भी आदमी नहीं पेन लेता है, कोई भी आदमी नहीं आगे बढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं जो आज मैंने आपको बताई। तो इतना दुखद उनका। और जैसे सर मैं बताऊं आपको, 3 दिन हॉस्पिटल में रहे वो, और जैसे ही उनका निधन के समाचार हुआ तो उसको इतना मतलब ग्रैंड तरीके से वो सब हुआ, तो उस पर क्या कहें। उनका इलाज अगर ठीक से हो शहीदों जाता की चिताओं पर उड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का केवल यही नामो निशान। सर आपने बहुत सही बात कही आपने कि शहीदों की चिताओं पे तो बरस में एक बार मेला लगता है, नेताओं के घर में रोज मेला लगता है सर, जो जिंदा है। हाँ। मैं दो बातें कहना चाहूंगा यहाँ। जो शहीदों की चिताओं पे रोज क्यों नहीं मेले लगे सर? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। नेताओं के घर में रोज मेले लगे, शहीदों के घर में साल में एक बार मेला मिले, सच्ची बात है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। मनोहर चमोली जी बड़ी शिद्दत से गिरदा को याद कर रहे हैं। भीमताल की पुस्तक निर्माण में हम भी थे, और बहुत सारी यादें वो लिख रहे हैं, और आज के शो से बड़े जो बहुगुणा जी ने भी कहा, बात बताई ना कि 2 लेखक मिले, और छोटे लेखक और बड़े लेखक में जी। ऐसा ही एक किस्सा आपको याद है, जो मैंने शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था या नहीं किया था, मुझे याद नहीं। मैं यदि दोबारा कर रहा हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ। असगर वजाहत हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एक नाटक लिखा, वो जन्मे ही नहीं जिन्हें लाहौर नहीं देखा, उसका जन्म ही नहीं हुआ जिसने लाहौर नहीं देखा। सही। उनका एक नया उपन्यास आ रहा है बहुगुणा जी। कौन सा सर? बाहुबली। नाटक मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है। जिस लाहौर नहीं देखा ते जन्मिया ही नहीं। वो तो कई बार हुआ होगा हल्द्वानी में, नैनीताल में हुआ। जी। तो अभी 2 साल पहले असगर वजाहत जी साहित्य अकादमी के सभागार में थे। मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो अभी बहुगुणा जी ने बात कही ना, 2 लेखक एक दोराहे पे लिखते करके चौराहे पे, तो अकबर और गोस्वामी तुलसीदास जी का किस्सा वो उन्होंने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास और अकबर जो थे वो समकालीन थे। एक दिन सम्राट अकबर ने, जहां पर अकबर ने बुलाया गोस्वामी तुलसीदास जी को और कहा कि गोस्वामी ये बताओ कि भाई हमारा क्या होगा। उत्सुकता होती है ना, जो आप कह रहे हैं कि नेताओं के घरों में मेले लगते हैं, ये होता है, उत्सुकता होती है मैं कहाँ रहेगा मेरी शख्सियत का क्या होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बड़े विनम्र भाव से बोले कि जहां पर आप तो बाहुबली हैं। अब जैसे ही उन्होंने कहा बाहुबली है तो अकबर जरा छोड़े हो गए। क्या कहा, मैं बाहुबली? मतलब बाहुबली हमारे यहाँ कईयों को कहा गया, भारतीय वांग्मय इतिहास में देखें तो कई लोगों को बाहुबली कहा गया, हनुमान जी हो या ये हो या वो हो, ऐसा हो वैसा हो। तो वो उनका सर आप तो बाहुबली है। उनका अच्छा मैं कैसे बाहुबली? भाई आपने तो खुआ की लड़ाई जीती, आपने ये जीता, आपने वो जीता, आपने फतेहपुर सीकरी बसा दिया, ये कर दिया, आप तो इतिहास में अमर हो गए, तो आप तो बाहुबली हो गए। तो जैसे उन्होंने ये कहा कि आप बाहुबली हो गए, तो अकबर ने कहा ठीक है गोस्वामी मैं तो बाहुबली हो गया, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैं तो बाहुबली हो गया, मुझे तो लोग याद करेंगे इतिहास में, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? इतना जोरदार लिखा असगर वजाहत ने। उन्होंने ये लिखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी से अकबर ने पूछा कि तुम्हारा क्या होगा, तो गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज जहांपना आप तो बाहुबली हो गए, लेकिन मैं वर्तमान में रहूंगा, मैं वर्तमान में रहूंगा। मतलब आप इस सेंटेंस को बहुत बड़ी बात है। मैं वर्तमान में रहूंगा। आप इतिहास की बात करते रहिए, मैं वर्तमान में रहूंगा। तो आज भी वो सत्य है। 1617 शताब्दी की बात है।
अकबर और गोस्वामी तुलसीदास जी का। और ये आज हम 21वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी आज भी इतिहास वर्तमान में विद्यमान। तो ये बड़े लेखक, बड़े सम्राट अकबर और छोटे महान लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी का ये किस्सा है। ये सही करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और गिरदा भी मतलब अगर तुलना की जाए तो कहीं न कहीं मुझे उनमें कबीर की झलक भी कई बार आती है सर, जब वो लिखते हैं, आती जब वो गाते हैं हाँ। उन पे। और उन पर गिरदा पर मैंने एक दिन पहले भी कहा था, कार्यक्रम जब हमने शुरू किया था ये शो, गिरदा पर बहुत बड़ा प्रभाव था 2-3 लोगों का। उसमें गोपाल दास नीरज शामिल है सबसे पहले, उसमें बाबा नागार्जुन शामिल है। तो इन लोगों के सबकी प्रभाव शक्ल में मिलती है, सबकी शक्ल गिरदा से मिलती है। सही कहा, सकल मिलती है। उनका अंदाज मिलता है सर, उनसे अंदाज मिलता हाँ, है। अंदाज तो मिलता ही है। खैर अभी असर होता आप है। देखिए इसमें ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये गोपाल दास नीरज के बहुत नजदीक है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जगह कितनी मिलती है। ये कारवां तो गुजर गया, गुबार देखते रहे। गुबार देखते हो, तो उनमें वो था सर, उनमें उनका प्रभाव था। और सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का था तो वो जनता का था, जनता के सरोकार। हाँ। जनता के सरोकारों के लिए गिरदा हमेशा लड़ते थे। चाहे आंदोलन में 2 ही लोग होंगे, लेकिन गिरदा उनमें से एक होंगे, ये पक्की बात है। और गिरदा की ताकत ये थी कि अपने अपने कविताओं से, अपने गीतों से जान फूंक देते थे आंदोलन में। बिल्कुल भीड़ बढ़ जाती थी, जहाँ गिरदा पहुंच जाते थे प्रशासन, पुलिस सतर्क हो जाता था कि अब गिरदा आ गए तो अब आंदोलन सफल होना ही होना है। तो ये गिरदा की बहुत बड़ी ताकत थी सर। ये ताकत इसलिए बड़ी थी कि वो सच्चाई के साथ थे, वो जनहित के साथ थे, इसलिए वो हमेशा जो है लोगों के दिलों में बसते रहे और आज भी बस रहे। और इस कार्यक्रम में हम उनको याद कर रहे हैं। जी बबुआ जी। जो एक वो आता है कि लोग गिरदा या जिनको हम संत या कबीर जैसे जो लोग हैं, उनको हम लोग खाली सामयिक महत्ता क्यों देते हैं? ये मानव का जो हमारा जो द्वंद है सभ्यता का, ये इससे जुड़ा हुआ सवाल है। आप ये पाएंगे कि हर आदमी चाहता है कि संसार में, चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो चीन का हो, तो दुनिया में सुख शांति की बात करेगा। लेकिन प्रतीक देख लीजिए, कहीं शेर है, कहीं ईगल है, कहीं ड्रैगन है, कहीं मतलब जो हिंसक जानवर हैं वो हमारे प्रतीक बन जाते हैं सत्ता उसके। आप यही देख लीजिए, हम बात करते हैं, हम शिक्षक लोग हैं, सरस्वती की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जितने मंदिर लक्ष्मी के हैं उसका 10वां हिस्सा भी सरस्वती का मंदिर आपको नहीं मिलेंगे सर। अगर स्कूल न हो तो सरस्वती की मूर्ति मिलनी मुश्किल हो जाए। और हम बात करेंगे सरस्वती की, लेकिन मंदिर बनाएंगे लक्ष्मी का। हम बात करेंगे कबूतरों की, कबूतरों के अंदर शांति होनी चाहिए, बकरी को भी सुरक्षा होनी चाहिए, इसको भी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम राजदंड बनाएंगे शेर का, जिसमें शेर बैठा होगा। अब शेर अगर प्रतीक होगा तो बकरी और खरगोश और कबूतरों के बीच में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती सर। कबूतर, बाज अगर आपका प्रतीक होगा, गरुड़ आप ये क्या कहते हैं, ड्रैगन आपका प्रतीक होगा, तो ये हिंसक जानवर आपके प्रतीक होंगे। तो यही वीरता के साथ में भी सर, यही जनकवि अतुल शर्मा के साथ में भी है कि ये केवल कुछ समय के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन जाना तो फिर हमको फलाने नेताजी के पास है, फलाने विधायक जी के पास, फलाने मंत्री जी के पास, फलाने सचिव के पास, फलाना सेक्रेटरी के पास, सीएम के पास। ये जो द्वंद है हमारा, जो समाज का, व्यक्ति से लेकर के समाज का, ये लोगों को गिरदा बनने से रोकता है, कबीर बनने से रोकता है, तुलसी बनने से रोकता है, ये इनको अकबर बनाता है, ये इनको औरंगजेब बनाता है। ये एक द्वंद है। भोगड़ा जी, हमारे एक मित्र हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, ललित कर्नाटक जी। वो एक बड़ा जोरदार सस्पेंस मुझे याद दिला रहे हैं। एक बार हमने वर्कशॉप की थी हल्द्वानी में, तो गिरदा को लेने के लिए कार भेजी, गिरदा ने कार में आने से मना कर दिया, तो फिर मैंने कर्नाटक को भेजा और वो स्कूटर में उनके बैठ के बड़ी खुशी खुशी आए। तो ये गिरदा का बड़ा बहुत कमाल के आदमी थे। और रजनीकांत जी ने एक बड़ी चुटीली टिप्पणी की है, कह रहे हैं सर नील आर्मस्ट्रांग भी बाहुबली था। आर्म मतलब बाहु और स्ट्रॉन्ग का मतलब है बलवान। तो गिरदा का सर, और एक और गिरदा का गीत है जो मैं, जिस गीत को मैं दुनिया के सबसे बड़े गीतों में गिनता हूँ, जैता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में। आप लोगों ने सुना होगा शायद।
ततुक नी लगाओ देख गुनन मुनि ने देख, जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनिया में। और वो गाते जब थे तो वो कमाल ही था, मतलब वो तो बिल्कुल जन्नत नसीब बना देते थे सर जब वो गाते थे। तरन्नुम में थे ना, तरन्नुम। लगाओ देख गुनन मुनई नी टेक, ततुक नी लगाओ देख गुनन मुनई नी टेक, जता एक दिन तो आलो उदनी दुनी में हो, जता एक दिन तो आलो उदनी दुनी में। बहुत कमाल था सर ये गीत भी। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो गिरदा की किताबों को पढ़ें, उनके विचारों को, उनके गीतों को पढ़ें, आत्मसात करें। कैसे उन्होंने एक आम आदमी के, एक बहुत ही दबे कुचले दर्द भरे आदमी के दर्द को महसूस किया, उस पर लिखा। जैसे नजीर अकबराबादी थे सर ना, नजीर। हाँ हाँ। नजीर को आज भी याद किया जाता है। मैं एक बहस सुन रहा था और आज तो उनको बड़ी वैसी नजरों से देखा जाता है। राहत इंदौरी, उनके एक दो शेरों को बार बार कोट किया गया सोशल मीडिया में, ये वो उनका और मुनव्वर राणा जी, अब दोनों हमारे, देखिए ऐसा होता है कि मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं वो यहाँ कोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन कर देता हूँ कि देशभक्त है बहुरा जी। जी सुन रहा हूँ मैं सर। देशभक्त कौमा देश व्यवस्था पर चोट करते ही, देशभक्त कौमा देश व्यवस्था पर चोट करते ही कौमा देशद्रोही की संज्ञा पाता है। बहुत बढ़िया। देशभक्त देश व्यवस्था पर चोट करते ही देशद्रोही की संज्ञा पाता है। जमाना था कि राहत इंदौरी साहब को बुलाया जाता था, जमाना था कि मुनव्वर राणा जी को बुलाया। उनकी जश्न रेख्ता में एक बहस कल मैं देख रहा था, पुरानी बहस थी, उसमें वो लिखा कि मुशायरे जो होते थे वो एक तहजीब का, वो एक नजाकत का, नफासत का सीखने का मौका होता था। और उसमें 40% लोग जो थे वो जो उर्दू नहीं जानते, जो इस्लाम को नहीं मानते, वे लोग सम्मिलित होते थे। और मुशायरों का स्तर जो था वो बहुत ऊंचा उठ गया था। शायर लोग जिनको बुलाया जाता था वो पैसा नहीं लेते थे, वो जनता की वाहवाही से उनका पेट भरता था। लेकिन बाद में ऐसा होने लगा कि जो सियासत है, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनकी जो उनको अच्छा लगे वो गाओ, और उसको ध्यान से जोड़ राज दरबार को गाओ, राज दरबारी गाइए। तो वो मुशायरों का स्तर गिर गया। और एक कते अच्छा चलन ये हो गया अब हिंदुस्तान में कि मुशायरे और कवि सम्मेलन दोनों एक साथ होने लग गए। तो फिर से एक आशा की किरण का प्रस्फुटन हुआ है कि हो सकता है कि हम, क्योंकि कवि लोग जो होते हैं ना वो चेताते हैं लोगों को बताते हैं, राजनीतिज्ञों को चेताते हैं, सियासतगर्दों को चेताते हैं कि भैया देखो कोई है, there is somebody who can screw you, who is watching you, वो निंदक मेरे राखी आंगन को भी छवाए वाला हिसाब है। याद आ गया सर एक किस्सा कि राजा जयसिंह जो बिहारी जासी थे, जो बहुत बढ़िया इसके संगार रस के कवि हुए हैं, और वो बातों को इशारों में कहने में माहिर थे। तो राजा जयसिंह जो थे वो क्या हुआ कि एक छोटी लड़की के प्रेम में पड़ गए। अब राजकाट छोड़ दिया उन्होंने, सब उसमें राजविलास में लगे। तो अब किसी दरबारी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि राजा को कह सके महाराज आप गलत कर रहे हो, आपने राजपाट छोड़ दिया है, ये कोई मतलब नहीं है, थोड़ा राजपाट संभालिए। तो बिहारी जी ने कहा उनको, अब देखिए उन्होंने भरे दरबार में कहा, कैसे कहा, वो कहते हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बंध्यो आगे कौन हवाल। तो राजा समझ गए। तो कवि कई बार इशारों, मतलब अच्छा कवि वही है तो राजा को सच कहने की कहते हैं, थोड़ा और तरीके से कहते हैं ताकि राजा समझ जाए। राग दरबारी गाएगा तो राजा नहीं समझेगा, वो तो राजा बर्बाद हो जाएगा, अपनी अपनी धुन में रहेगा वो। जी और बड़े तरीके से उन्होंने समझा दिए। और इससे बढ़िया उदाहरण कहीं नहीं, कवि अपनी जनता की बात को कैसे राजा तक पहुंचा सकता है, कैसे पहुंचा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चमोली कहने की हवा नदी राधा का संचार। जी सर जी, भट्ट जी कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं आप, सुनाओ। आवाज नहीं है।
माफी चाहता हूँ। कल का पहला सवाल है सर स्क्रीन पर, वो हाँ। कौन सी घटना थी जिसके विषय में आधिकारिक तौर पर बताया गया कि 53,000 दर्शकों को अनुमति दी गई थी और कार्यवाही में 63,96,96,729 रुपए व्यय किए गए। इसका उत्तर इसका मिला? जवाब सर आप देखिए। जी इसका तो उत्तर स्क्रीन पर है सर, हाँ, बता दीजिए। भारतीय संविधान की रचना का 26 नवंबर 1949 का दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सार्वभौमिकता के उल्लास पर्व पर का अवसर था। सभापति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भाषण, जो बहुत लंबा भाषण था लेकिन एक शिलालेख की तरह है वो भाषण। यह दिन भारतीय इतिहास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के दिन के रूप में दर्ज है। उन्होंने एक दिलचस्प तथ्य बताया था कि संविधान सभा की पूरी कार्यवाही में 22 नवंबर, ये 26 नवंबर को स्टेटमेंट दिया था कि 22 नवंबर तक हमने 53,000 दर्शकों को दर्शक दीर्घा में आने की अनुमति दी है और इसमें 63,96,729 रुपए, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में है, ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट की स्पीच में है। बहुत ही ढूंढना पड़ा इस क्वेश्चन को कि क्या इसका क्वेश्चन बन सकता है। और बड़ा भट्ट जी, मैं यहाँ थोड़ा वक्त लेना चाहूंगा 2 मिनट का, लेकिन इस स्पीच में राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 दुख व्यक्त किए थे। उसमें से एक दुख ये था कि भारतीय संविधान जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो इंग्लिश में है। कहते मुझे बहुत क्षोभ है, विक्षोभ है, दुख है कि भारतीय भाषाओं के होते हुए हमने भारतीय संविधान को अंग्रेजी में बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है ये। और उस दिन 2 क्वेश्चन उनसे पूछे गए, एक यूपी के अलगू राय जी थे शास्त्री और एक उड़ीसा के बी दास जी थे। तो बी दास जी ने पूछा क्या वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी बहस चली थी, आपको याद होगा, जनगण मन और वंदे मातरम को लेके। मैं उस कहानी के पीछे जो राज था वो नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन जनगण मन को हमने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। वो क्यों किया, बड़ा फनी सा रीजन था, लेकिन राष्ट्रगीत के रूप में उन्होंने कहा कि हम आपको अगले जो 2-3 महीने का टाइम उनको मिला था उस दिन तक हम इसको सुलझा लेंगे। दूसरा प्रश्न जो अलगू राय जी ने किया था वो ये किया था कि संविधान जो आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं इसका भारतीय अनुवाद कब तक होगा। उसके लिए भी पंडित राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा कि हम 3 महीने के अंदर इसका अनुवाद भारत की जनता को देंगे, और वो दिया। फिर भारतीय संविधान हिंदी में बना। तो बड़ी लंबी स्पीच और बड़े फैक्ट्स उसमें हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर आदमी को अपने घर में संविधान को रखना चाहिए। वो जो भी भाषा पढ़ता है, वो उड़िया है, बंगाली है, मलयालम है, तमिल है, इंग्लिश है, हिंदी है, एक घर में महाभारत या मतलब रामायण की तरह भारत का संविधान भी हर घर में होना चाहिए। और ये जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की स्पीच है, जिसको संविधान को जब अडॉप्ट किया गया, उस स्पीच का डॉक्यूमेंट भी एक प्रेस ने भी निकाला है। बहुत सुंदर, बहुत 32 पेज की पुस्तिका है, बड़ी शानदार वो है, उसको भी रखना चाहिए घर में। बहुत सीख, अपने देश के बारे में सीखने को मिलता है। मैं आपसे बहुगुणा जी और भट्ट जी इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं अमेरिका पढ़ने गया तो मैंने वहाँ करीब 3,000 अमेरिकन का इंटरव्यू किया। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि what makes an American an American? What makes an American an American? 3,000 में से आप विश्वास नहीं करेंगे 2,776 लोगों ने 2,776 लोगों ने मुझे राइटिंग में जवाब दिया था, द फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, संविधान में उनका विश्वास। लेकिन वो हमारा विश्वास जो है ना वो टूट रहा है। आज कई लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। जी राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने उत्तर दिया इसका। अदाकारा कौन थी जो ऑल इंडिया रेडियो से अपने शहर, ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से शुरुआत करती है? मैंने इसका उत्तर दिया था, बिल्कुल
राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी स्पॉट ऑन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका नाम पंडित करतार सिंह जी की डॉटर थी, इनका नाम हरकीर्तन कौर था, लेकिन बाद में उनको कहा गया गीता बाली। और गीता बाली ने सुनो गजर क्या गाए और वगैरह वगैरह कई फिल्मों में इनके 6-7 गीत तो भी ऐसे हैं जो जुबान पे आ जाए तो आदमी थिरकना शुरू कर दे। जो आज अनिल कपूर जी हैं और बोनी कपूर जी, इनके पिता गीता बाली के सेक्रेटरी हुआ करते थे, और 1955 में गीता बाली जी ने शम्मी कपूर जी से शादी की और उसके बाद सुंदर घर बार संसार बसाया और फिल्मों को छोड़ दिया। सर, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी को बधाई। सर एक चीज और कहना चाहूंगा, याद आ जी। गया कि कामिनी कौशल जो थी, कामिनी कौशल भी लाहौर में पैदा हुई थी, उन्होंने भी रेडियो से अपना करियर शुरू किया था और एक लेकिन नर्तकी के रूप में आई थी, वो भी हिंदुस्तान में ही हो गई थी। कामिनी कौशल भी वहीं से। हाँ, हमने प्रश्न किया था कामिनी कौशल जी को, आपको याद होगा, जी जी 8-10 एपिसोड पहले हमने कामिनी कौशल जी को, जिसमें हमने कहा था कि लता जी को पहली बार जी इंडिपेंडेंट सिंगिंग मिली। लता जी ने पहला गाना अपना किशोर कुमार जी के साथ गाया। किशोर कुमार जी ने उस फिल्म में नौकर की भूमिका भी अदा की थी और वो फिल्मों में आने से पहले उनकी ब्रदर की फिल्म में हीरोइन बन गई थी। तो कामिनी कौशल जी को हमने अपनी पूरी श्रद्धा अर्पित की थी, लेकिन इसका उत्तर है गीता बाली जी। नहीं, जो आपने प्रश्न कहा ना कि वो भी रेडियो से ही शुरू किया था उन्होंने, वो भी लाहौर में ही पैदा किया तो था, लेकिन उनकी शादी किसी एक्टर से नहीं हुई थी सर। हाँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन में पूछा, उस क्वेश्चन में पूछा था मैंने कि उनकी शादी एक एक्टर से हुई थी करके। क्या आपने फंसा दिया शम्मी कपूर जी से। हाँ, फंसा दिया हमने आपको, देखो। मनोहर चमोली कुछ कह रहे हैं, मैं कह सकता हूँ हमारे सत्य साल। मनोहर चमोली जी क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर कह रहे हैं मनोहर चमोली जी। क्या कह रहे हैं? हम तो इस एपिसोड में कह सकते हैं सर कि हर घर में संविधान होना चाहिए। और भगुड़ा जी, संविधान में अमेरिका के संविधान में और ब्रिटेन के संविधान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब हमारा हिंदुस्तान का संविधान बना, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से दिए गए हैं। बड़ा बड़ा मजा आएगा आपको जब आप ये हिस्ट्री किताब पढ़ेंगे। इस किताब को मैं चाहता हूं कि हर घर में ये किताब संविधान हो और संविधान से संबंधित हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, ये भी निश्चित रूप से होना चाहिए। अच्छा, तो रजनीकांत शुक्ल जी ने दिया होगा। हरकीर्तन कौर कहा, किसी ने कहा तो था, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि मैंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक आया था राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का कि ये लिखा हुआ ना राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने हरकीर्तन कौर करके। हरकीर्तन कौर ही उनका नाम था, गीता बाली जी का। वो नाम बाद में चेंज हुआ, वो हरकीर्तन कौर ही थी राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी। आप खुद कंफ्यूज हो गए आंसर देके। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि हमारे अपने भारतवर्ष में स्थानीय युवकों द्वारा जंगली सुअर को पकड़ने का एक खेल खेला जाता है। इसका क्या नाम है जी, और ये कहाँ, किस अंचल में खेला जाता है? तो हम स्पोर्ट्स कल्चर में भी जा रहे हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं एग्रीकल्चर को, इसको उसको, क्योंकि मेरे लिए कल्चर इज एवरीथिंग सर। कल्चर में जी हाँ, सुअर, जब मैं कुर्ग में गया, जो दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है, कुर्ग आदिवासी जो लोग हैं, मैंगलोर के आगे, मैंगलोर के पास कुर्ग, हमारे करियप्पा साहब वहीं से आए थे, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वहाँ सुअर, हर घर में सुअर जरूर मिलेगा सर, लगभग हर दूसरे घर। अच्छा, बहुत, तो ये वही जगह तो नहीं है कहीं? कुर्ग की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? कौन सा क्षेत्र? मैंने तो ये वसूल किया सर कि मैं उत्तर उसी दिन नहीं देता हूँ जब तक बिल्कुल ठीक ना हो। तो आप समझ गए मेरा इशारा, आपको अंदाज कहीं और लगाना पड़ेगा। चलिए, स्थानीय युवकों द्वारा दूसरा प्रश्न भी कुछ चिकन पॉक्स से असली महाकाव्य महाभारत में, उसका रजनीकांत शुक्ल जी उत्तर देना शुरू कर दिया था उन्होंने कि अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन और द्रोणाचार्य के ध्वजों में कौन कौन से चिन्ह अंकित थे। ये कुछ आसान सा प्रश्न है, तो हमको लगा कि हम, रजनीकांत शुक्ल जी ने कह दिया था कि अर्जुन जी के ध्वज में हनुमान जी थे, वो ठीक था। बाकी तीन में देखते कौन क्या उत्तर देता है। तो ये तो प्रश्नोत्तर का सिलसिला हमारा चलता रहेगा। आज बढ़िया चर्चा चल गई सर संविधान के बारे में। चलिए, अच्छा, आपने जो संविधान के बारे में बात,
आप नहीं है। मैं तो अनुरोध कर सकता हूँ, और मैं फिर से अनुरोध करूंगा जो हमारे रेगुलर दर्शक है, प्लीज कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए सर। हमारी बड़ी कोशिश इन दो महानुभावों की है, और आप सब भी इंजॉय कर रहे हैं, हम सब भी अपने घर में इंजॉय करते हैं ये 1 घंटे को 1.25 घंटे को। आप जब जब उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारा हौसला अफजाई होती है, हमारी, हमको भी बल मिलता है। वो ये बड़प्पन है मुकेश बहुगुणा जी का, या कहिए डॉक्टर DN भट्ट जी का, कि वो अपने आप नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था जब मैंने YouTube चैनल में एक अपने प्रोग्राम को देखा, और मैंने देखा कि सिर्फ 471 या 475 ही हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन देखने वाले इस प्रोग्राम को शायद 8,000-9,000 टीचर्स हैं। तो मेरा सबसे करबद्ध प्रार्थना कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पूरे देश में चैनल देखा जाता है, पूरे देश के शिक्षक देख रहे हैं, तो विल बी ग्रेटफुल टू यू। धन्यवाद सर। मैं गिरदा को पुनः याद करते हुए उनकी एक कविता सुनाना चाहता था, लेकिन मुझे अभी मिल नहीं पा रही। उसकी केवल 4 लाइनें मुझे याद है। कोई बात नहीं, 4 ही बहुत। दिल दुखाने में कुछ नहीं लगता, दिल लगाने में वक्त लगता है। दिल दुखाने में कुछ नहीं लगता, दिल लगाने में वक्त लगता है। वक्त जाने में कुछ नहीं लगता, वक्त आने में वक्त लगता है। तो ये बहुत कमाल की जी। तो ये 4 लाइनें भी अपने आप में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी कविता गिरदा की है, जो मुझे मिल नहीं पा रही थी। लेकिन मैं उसके बजाय एक दूसरी कविता उनकी बहुत उतनी शानदार कविता है, उसके साथ इस कार्यक्रम को मैं समेटना चाहूंगा। वो उन्होंने उसकी जब वो सुनाते थे तो व्याख्या भी करते थे कि इंसान की जो जीवन यात्रा है, हमारे जो मनुष्य की गुफाओं से, कंदरों से निकल करके आज हम मंगल और चांद पर जा रहे हैं, वो जो यात्रा है उसको उन्होंने बड़े शानदार तरीके से एक शब्दों की यात्रा के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया अपनी इस कविता में सर। तो मैं जी कविता को आप सबकी नजर कर रहा हूँ, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथी, कि ध्वनियों से अक्षर ले आना क्या कहने हैं। ध्वनियां थी ना पहले, अक्षर नहीं थे, शब्द नहीं थे, भाषा नहीं थी। तो इंसान ध्वनियों से अक्षर लाया, तो ध्वनियों से अक्षर ले आना क्या कहने हैं, और फिर अक्षर से ध्वनियों तक जाना क्या कहने हैं। क्योंकि फिर हम वहीं जा रहे हैं, फिर हम कोड में जा रहे हैं, हम जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो फिर वो सब वही है। तो वो कहते हैं कि ध्वनियों से अक्षर ले आना क्या कहने हैं, और अक्षर से ध्वनियों तक जाना क्या कहने हैं। कोलाहल को गीत बनाना क्या कहने हैं। कोलाहल को गीत बनाना क्या कहने हैं, और गीतों से कोहराम मचाना क्या कहने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गिरदा के गीतों से कोहराम मचता था, तो वो कहते हैं कि कोलाहल से गीत बनाना क्या कहने हैं, और गीतों से कोहराम मचाना क्या कहने हैं। कोयल तो पंचम सुर में गाती है, लेकिन कोयल तो पंचम में गाती ही है, लेकिन तेरा मेरा ये बतियाना क्या कहने हैं। क्या कहने, क्या कहने, तेरा मेरा ये बतियाना क्या कहने, क्या कहने जी। और आगे गिरदा कहते हैं कि बिना कहे भी सब जाहिर हो जाता है, पर ये बड़ी गजब लाइन है सर, संवेदना की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। बिना कहे भी सब जाहिर हो जाता है, पर कहने पर भी कुछ रह जाना क्या कहने। अरे वाह, कहने पर भी कुछ रह जाना क्या कहने। बिना कहे भी सब जाहिर हो जाता है, पर कहने पर भी कुछ रह जाना, कुछ कसक रह जाती है, कुछ छपछपी रह जाती है, कहते हैं गिरदा। बिना कहे सब जाहिर हो जाता है, पर कहने पर भी कुछ रह जाना क्या कहने हैं। जी सर बोलिए। ये आदत मेरे को लगता है कि ये उत्तराखंडियों में है कि जब कोई गेस्ट आए तो सिर्फ ड्राइंग रूम में 3 घंटे आप बता लो, लेकिन दरवाजे के बाहर जाके दरवाजे भी 5-10 मिनट की गपशप होती है। सब कुछ कहते हैं, कुछ कहना कुछ रह जाना क्या कहना। बिल्कुल ठीक। तो आगे सर वो आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मैं ये कविता पूरी करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत शानदार कविता है। हाँ, बहुत अगर वो आ जाएगी, ललित कर्नाटक करेगी, सर मैं भेजू वो कविता, अगर आती है तो अच्छा, मैं वो भी दूंगा। हाँ, मैं पूछने वाला क्या कहना चाहते हैं ललित जी।
आगे गिरधा कहते हैं कि अभी अनकहा बहुत बहुत कुछ है हम सब में, अभी बहुत सी बातें जो हाँ नहीं कही गई हैं, बहुत सी कविताएं जो बिल्कुल भी नहीं आई है, बहुत सा नहीं साहित्य, आई। बहुत सा ग्रंथ है जो आना बाकी है। तो वो कहते हैं अभी कहा अनकहा बहुत बहुत कुछ है हम सब में, इसी तड़प को और बढ़ाना क्या कहने हैं, हाँ हाँ हाँ, इसी तड़प को और बढ़ाना ये क्या बनाना क्या कहने करें। हैं। और ये कमाल की लाइनें हैं सर, देखिए पूरा दर्शन है, पूरी जिंदगी है इन लाइनों में कि प्यार पीर संघर्षों से भाषा बनती है, कोई भी भाषा हो दुनिया की, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, प्यार पीर संघर्षों से भाषा बनती है, ये मेरा तुमको समझाना क्या कहने हैं। प्यार पीर संघर्षों से भाषा बनती है, ये मेरा मेरा तुमको तुमको समझाना समझाना क्या कहने क्या हैं। कहना है। और इसी बहाने चलो नमन कर ले उन सबको। गिरधा कहते हैं कि इसी बहाने चलो नमन कर ले उन सबको, औ से ग्यों तक सब लिख जाना क्या कहने हैं। ओए औ से हाँ, ग्यों तक सब लिख जाना क्या कहने हैं। एक शब्द नहीं छोड़ा वाह, हमारे लिए उन्होंने, एक भी शब्द छोड़ा नहीं कि हम लिख सके उसको। औ से ग्यों तक हाँ, सब लिख गए। क्या वाह, कमाल की लाइन है कि इसी बहाने बहुत सुंदर। चलो नमन कर ले उन सबको, औ से ग्यों तक सब कह जाना क्या कहने हैं, सब लिख जाना क्या कहने हैं, और ध्वनियों से अक्षर को लाना क्या कहने हैं, और अक्षर से ध्वनियों तक जाना क्या कहने हैं। तो ये मानव की विकास यात्रा पर एक कविता गिरधा की थी जो बहुत ही अद्भुत है। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सर आप आज कुछ कहना आज चाहें। मैं एक 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 सुझाव करिए या पूछना चाहता हूं आपसे कि जैसे आज हमने जी गिरधा के ऊपर बात की, देश के कई हिस्सों में, सभी अंचलों में ऐसे कवि जनकार हुए हैं जो जिनका नाम श्रद्धा से सबको मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे हमने कल बात की थी नेगी जी की, आज बात करें गिरधा जी की, तो क्या ऐसा संभव है कि मैं 2-3 ऐसे विद्वानों को जानता हूं, उनसे कहूं कि वो इस प्रोग्राम में आए कभी, हाँ बहुत बढ़िया। कि वो हमें आके जिन्होंने लोक साहित्य पे बहुत काम किया, जिन्होंने, वैसे तो आप लोग बहुत जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है बीच बीच में ऐसे ब्रेक हमको ले लेने चाहिए। जी जी सर, हम जो विशेषांक करेंगे कुछ, हमें हमारे गोल्डन जुबली हुआ, जैसे हमारा 75वां होगा, 100वां होगा, 125वां होगा, 150वां होगा, तो इसमें हम ऐसी खास शख्सियत को लोगों के बीच में लेके आएंगे कि जो अपने आप में अनोखे थे और जो जन हम्म, सरोकारों के लिए समर्पित रहे। ऐसे लोगों को जी हम जी, लेकर के आएंगे सर, बिल्कुल आपका सुझाव बिल्कुल सर माथे बिल्कुल पर है। बिल्कुल। और हाँ, आज का कार्यक्रम मुझे लगता है सर अब हमें समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जी जी जी, बिना अतिथि के ही आज 1.5 घंटे कार्यक्रम चलाया करीब करीब। हाँ। और ये जवाब आ रहे हैं सर, दुर्योधन के ध्वज का चिन्ह कोबरा, और स्वर्ण वेदी शिवांगी जी एब्सोल्युटली राइट, और ये भी बिल्कुल ठीक है। जी 2 तो जवाब इस आए पे और हैं अभी। थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे, उसमें उन्होंने भी दिया था जवाब, रजनीकांत शुक्ल जी ने, वो भी बिल्कुल ठीक था, हनुमान जी का। जी शिवांगी जी जी के दोनों उत्तर बिल्कुल ठीक है। ठीक। तो सर अच्छी आज बात। विदा लें आपकी अनुमति हो तो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने गिरधा को याद किया, शिक्षा के प्रति उनके सरोकारों को याद किया, समाज के लिए उनके संघर्षों को याद किया, उनकी कविताओं को याद किया, उनके गीतों को याद किया, और उनकी बहुत सारी यादों को याद किया। लेकिन उनके नाटकों पर हम बात नहीं कर पाए। नगाड़े खामोश है जैसा नाटक उन्होंने लिखा, और युगमंच ने उसको दिल्ली तक में मंचित किया, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे जब नाटकों की बात चलेगी। अभी बहुत सारी बात हमने करनी है। अभी तो हमारे साथ जो 2 हमारे बहुगुणा जी और जोशी जी हैं, यही इतने ज्ञान के सागर हैं कि इन्हीं से हम बहुत लंबी लंबी बातचीत कर सकते हैं। कभी कभी तो आप बहुत लंबी सोचते हैं मेरे बारे में, इतनी लंबी मत छोड़ा सर करिए। आपकी संगत में रह के सीख गया हूँ बहुगुणा की लंबी लंबी छोड़ा। लंबी मत छोड़ा गई है तो मैंने मैं तो नहीं नहीं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। जोशी सर का बहुत जोशी जी की बृहद बात आप सही विचार कह रहे हो। तो जोशी जी बिल्कुल है इसमें। आप मेरे बारे में मत कहिए, मेरे से है ना। चलिए चलिए, मैं अपने वैसे शब्द चलिए, वापस लेता हूँ सर। हाँ, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया। बात। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो आज की मुलाकात बस इतनी, बातें करेंगे कल फिर। ठीक है चाहे साहब। जितनी। सबको नमस्कार। हाँ, थैंक यू मिस्टर ग्लाड, याद दिला रहे हैं अतुल शर्मा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तो शुभ रात्रि दर्शकों, नमस्कार, प्रेम बनाए रहिए, नमस्कार। स्नेह बनाए रखिए और रोज द टीचर शो में शाम 7 बजे आइए। कल हम एक नए मेहमान के साथ होंगे, तब तक के लिए सबको चैनल को नमस्कार। सब्सक्राइब करिए सर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत आभार और आप पुराने सबका। एपिसोड देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है विविधा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और कल से हम मेरी फेसबुक वॉल पर नहीं होंगे, विविधा का जो फेसबुक पेज है उस पर हम होंगे लाइव। जोशी जी और भगवान जी, आपके लिए भी सूचना है। तो कल, क्योंकि इसमें लिमिटेशन होती है 5000 मेरे फॉलोअर्स की, उसमें हजारों लोग एक साथ देख सकेंगे पेज पर। और पुराने एपिसोड आप यूट्यूब पर देखिएगा, विविधा चैनल पर ही। सब्सक्राइब कीजिए उसे और हमें प्रोत्साहित कीजिए। इसके साथ ही मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।